आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग होता है जिसका आंतरिक सतह क्या किया गया रहता है? कलई किया गया रहता है और इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। प्रकाशीय किरणें जब कभी भी अगर इसके परावर्तक सतह से परावर्तित हो जाती हैं तो दर्पण के पीछे मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। एक ये भी इसका पहचान कह सकते हो कि दर्पण के पीछे इस परावर्तित किरणें जो होती है वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बाकी इसका परिभाषा तो है कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके आंतरिक सतह को कलई कर दिया जाता है और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? अब उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र सत्यापित करना है और कल के क्लास में हम लोग सत्यापित किए थे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र। तो आज उत्तल दर्पण किसे कहते हैं ये पता चल गया। अब इस फिगर में आप देखिएगा तो ए भी एक वस्तु है जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश, जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश पर क्या है? स्थित है। और इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाशीय किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात प्रतिबिंब बनाती हैं क्या? ए डैश और बी डैश। अब ये जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब और ये बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई दोनों अगर देखी जाए तो एक बड़ी है और एक क्या है? छोटी है। और ये जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा है। वो क्या है? सीधा है। और ये क्या है? ये भी सीधा है। अगर यही प्रतिबिंब नीचे बन जाता तो प्रतिबिंब क्या हो जाता? उल्टा हो जाता। तो ये पहचान है कि अगर अक्ष एक्स एक्स डैश है और इस अक्ष पर अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर की दिशा की ओर बने तो वो क्या है? आभासी सीधा है। क्या है? आभासी सीधा है। और जब नीचे की ओर बनेगा तो क्या होगा? वास्तविक उल्टा। तो जो उल्टा बनता है वो अवतल दर्पण में बनता है और जो उत्तल दर्पण में बनता है वो क्या बनता है? सीधा बनता है। आभासी सीधा कहा जाता है। और साथ ही साथ आभासी सीधा तो बनता है लेकिन बिंब की ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। क्लियर है इतना? अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे और दर्पण सूत्र को क्या करेंगे? प्रमाणित करेंगे। अब इसमें जब इसका मान निकालेंगे दर्पण सूत्र का तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। दो त्रिभुज आया कि नहीं आया? कौन सा आया? ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। अगर समकोण से लेंगे तो लिखेंगे बी ए सी, बी डैश ए डैश सी। एक त्रिभुज हो गया। इसमें समरूपता के सिद्धांत का पालन करेंगे। दूसरा एम एन एफ, बी डैश ए डैश एफ, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है ना और एक ही त्रिभुज के अंदर है। तो ये तो एक है ही, एक ही त्रिभुज में आ रहा है। कौन सा एंगल? एफ। और ये 90 डिग्री 90 डिग्री। ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। अब बात करते हैं बी ए सी और बी डैश ए डैश सी। तो ये सी तो दोनों त्रिभुज में आ रहा है तो सी और सी तो बराबर हो गया। और ये ए डैश और ये ए दोनों 90 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जब ये भी बराबर हो गया तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा? ये भी समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएगा तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। या संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वह आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसी सिद्धांत का पालन करेंगे और इसको सत्यापित कर देंगे। देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि एक्स वाई एक कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। माना कि एक्स वाई एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? जिसका ध्रुव P है एवं मुख्य अक्ष क्या है? एवं मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश है। इसके मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश पर ही एक वस्तु क्या रखी गई है? ए बी लिखेंगे। इसके मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश पर, इसके मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश पर एक वस्तु ए बी रखी गई है। ए बी रखी गई है जिसका दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या है जी? बनने वाला प्रतिबिंब, तो बनने वाला प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, जिसका दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब
ए डैश बी डैश है, और ये जो ए डैश बी डैश है वह वस्तु की अपेक्षा क्या है, वह वस्तु की अपेक्षा सीधा है। लिखेंगे दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है जो वस्तु के सापेक्ष आभासी क्या है, आभासी सीधा है, जो वस्तु के सापेक्ष आभासी सीधा है। अब ध्यान देना, अगर यह वस्तु के सापेक्ष आभासी सीधा है तो अब इसमें हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र को प्रमाणित करेंगे। दर्पण सूत्र में क्या हो जाएगा, ए बी एक वस्तु है और ए बी एक वस्तु है और इसका प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश और बी डैश, जो आभासी क्या है, सीधा है। तो अब हम इसका जो है वो मान ज्ञात करेंगे समरूपता के नियम से। दो त्रिभुज लेंगे बी ए सी और बी डैश ए डैश सी। लिखेंगे चित्र से बी ए सी त्रिभुज बी ए सी तथा बी डैश ए डैश सी में अब क्या होगा, तो अब इसमें देखा जाए तो जो कोण बी सी ए है, कोण बी सी ए वह किसके बराबर है, बी डैश सी ए डैश, कोण बी डैश सी ए डैश। तो ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। दूसरा, अब यहां पर कोण बी डैश ए डैश सी और बी ए सी, कोण बी डैश ए डैश सी, पहले बी सी ए लिया गया है ना, तो बड़ा वाला, तो बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है बी डैश ए डैश सी के, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है, ए समरूपता से त्रिभुज बी ए सी समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश सी। तो जब ये त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो हो जाएगा बी ए बटा में बी डैश ए डैश, बी ए बटा में बी डैश ए डैश बराबर ए सी बटा में ए डैश सी, ए सी बटा में ए डैश सी, समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ। तो लेंगे एम एन एफ, पुनः त्रिभुज एम एन एफ तथा बी डैश ए डैश एफ में, तथा बी डैश ए डैश एफ में। तो अब देखा जाए एम एन एफ है तो यहाँ पर एम एन एफ कोण और बी डैश ए डैश एफ कोण दोनों 90 डिग्री है कि नहीं है, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए कोण एम एन एफ बराबर कोण बी डैश ए डैश एफ, और ये दोनों ही कोण कितना है, ये दोनों ही कोण 90 डिग्री है। दूसरा एम एन एफ लिए है और बी डैश ए डैश एफ लिए है, तो एम एन एफ और बी डैश ए डैश एफ में कॉमन क्या है, एफ। तो लिखेंगे कोण एम एफ एन और कोण बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश। अब ये क्यों है, क्योंकि यह क्या है, उभयनिष्ठ है। तो दोनों ही त्रिभुजों में दो कोण आया कि नहीं आया, बराबर। तो लिखेंगे इसलिए ए समरूपता से, अब जब ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एम एन एफ समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो होगा एम एन बटा में बी डैश ए डैश, क्या होगा, एम एन बटा में बी डैश ए डैश और बराबर एन एफ बटा में ए डैश एफ। तो लिखेंगे एन एफ बटा में ए डैश एफ। अब देखा जाए ये जो एम एन है वह किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि चूंकि एम एन बराबर ए बी, इसलिए अगर एम एन बराबर ए बी हो गया तो जहाँ एम एन है वहाँ क्या रखेंगे, ए बी रखेंगे। तो अब यहाँ एम एन है तो यहाँ हम क्या रखेंगे, ए बी, और बटा में क्या आ जाएगा, बी डैश ए डैश और बराबर एन एफ और बटा में ए डैश एफ। अब देखा जाए ये हो गया हमारा समीकरण 2।
अब ए बी कहें या बी ए कहें, बात तो एक ही है, और बी डैश ए और बी डैश ए, तो ये LHS बराबर है समीकरण 1 और 2 का, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर क्या है, LHS, तो इसलिए RHS अब बराबर क्या हो जाएगा, RHS, यानी AC बटा में A डैश C, AC बटा में A डैश C, और बराबर क्या हो जाएगा, NF बटा में A डैश F। इतना क्लियर हुआ। अब कल का टॉपिक याद करो, कल के टॉपिक में बताए थे कि जब दोनों त्रिभुजों को समरूप कर देंगे और 2 समीकरण मिल जाएगा, तो उसके बाद दोनों समीकरणों का LHS बराबर होगा, इसके बाद बराबर क्या करेंगे, RHS। जब RHS बराबर कर दिए तो पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का नियम। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का नियम। तो चिन्ह परिपाटी का नियम जब रखेंगे तो उसके लिए अब क्या करेंगे, तो चिन्ह परिपाटी के नियम के लिए ऐसे मानों को रखेंगे जिससे कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, ये सारा मान हमें मिल जाए। अब देखो जैसे है यहाँ पर AC, तो ये रहा A और ये रहा C, ये क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे तो होगा AP जोड़ PC, होगा कि नहीं होगा, AP और जोड़ PC। तो हम इसको लिखेंगे AP और जोड़ PC, NF है ना जी, NF। तो चूंकि N क्या है, लिखेंगे चूंकि बिंदु N ध्रुव P के क्या है, अत्यंत निकट है, ध्रुव P के अत्यंत निकट है। अब ध्यान देना, अगर बिंदु N ध्रुव P के अत्यंत निकट है तो इस स्थिति में NF बराबर क्या हो जाएगा, NF बराबर PF, इसलिए AC बटा में A डैश C और बराबर NF के जगह पर क्या हो जाएगा, PF, और बटा में क्या हो जाएगा, A डैश F। अब चिन्ह परिपाटी का नियम लगाएंगे, लेकिन इन पदों को U V F में परिवर्तित करने के बाद। तो AC को क्या लिख सकते हैं, ये रहा A और ये रहा C, तो A से लेकर के C तक के मान का कोई मान ही नहीं है, लेकिन अगर A से P और P से C कर दिया जाए तो A से P जो है वह क्या बन गया, वस्तु की दूरी, और P से C क्या बन गया, वक्रता त्रिज्या। बना कि नहीं बना, तो यही मान रखेंगे तो हो जाएगा AP जोड़ PC, AP और जोड़ PC, और A डैश C है तो देखो यही ना है A डैश C, तो ये A डैश C है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, PC घटाओ PA डैश। तो क्या लिखेंगे, PC घटाओ PA डैश। PF है तो PF को सेम टू सेम छोड़ देंगे क्योंकि ये फोकस दूरी है, तो ये हो गया PF, और A डैश F है तो यही ना है A डैश F, तो क्या करेंगे PF घटाओ PA डैश, क्या हो जाएगा PF घटाओ PA डैश, होगा ना। अब चिन्ह परिपाटी से इसका सारा मान रखेंगे, लिखेंगे इसलिए चिन्ह परिपाटी से, इसलिए चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, चिन्ह परिपाटी से अब देखा जाए तो AP जो है वह वस्तु की दूरी है, AP क्या है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, U से, X डैश की तरफ है तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस U, माइनस U क्यों, क्योंकि यह वस्तु की क्या है, दूरी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं PC की, तो PC को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को सूचित किससे करते हैं, कैपिटल R से, तो ये हो गया कैपिटल R, लेकिन PC है किधर, X अक्ष की तरफ, तो रहेगा प्लस, और क्या है ये, तो ये है वक्रता त्रिज्या, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अब इसके बाद PC हो गया, PA डैश है, तो PA डैश को क्या कहते हैं, तो ये रहा P और ये रहा A डैश, तो प्रतिबिंब बना है ना, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को V से, और ये है किधर, X अक्ष की तरफ, तो होगा प्लस, तो ये हो गया V, और ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब ध्यान देना PA डैश भी हो गया, तो अब बचा क्या, PF ही ना बचा, तो PF क्या है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, F से, तो ये हो गया फोकस दूरी। अब ध्यान देना फोकस दूरी मिल गया, प्रतिबिंब की दूरी मिल गया, बिंब की दूरी मतलब वस्तु की दूरी मिल गया, और साथ ही साथ वक्रता त्रिज्या मिल गया। फोकस दूरी जो है वो X अक्ष की तरफ है, तो ये भी क्या होगा, प्लस। अब इन सब का मान कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, लिखेंगे इसलिए समीकरण 3 से, इसलिए समीकरण 3 से। देखो इस क्वेश्चन को जो हम लोग बना रहे हैं
ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन एक बार और इसको हल करने की जरूरत पड़ेगी अगर इस तरीके से लिखेंगे तो। अब छोटा छोटा लिखेंगे, इधर लिखेंगे, समझ में आया? अभी जैसे शांति बनाए हो ऐसे ही शांति बनाए रखते, मार नहीं खाते। ऐसे ही जो कहा जा रहा है वो मान लेते, मार नहीं खाते। पर बंदर बाट लगाना जरूरी है। जैसे बंदर उछल कूद करता है, बंदर नटखटपन करता है, वैसे ही करोगे, है ना? पढ़ाई से तो कोई मतलब है ही नहीं। अब मन में जितना एरोगेंट आइडियाज है सब वही भरा रहेगा, जितना दुष्प्रभाव एकदम भरा रहे। समझ में आया? एक बार बोला जाएगा लेकिन सुनाई नहीं देगा। आज जब खा लिए, एक चीज सीखा है, लीजिए मार लीजिए, धुन देंगे बढ़िया से। आज पढ़ गया तो अब समझ में आ रहा होगा। एक नहीं, बोल भी दिया गया कि नहीं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, सिंपल सा तरीका है। हम 4 बार बोले, 5 बार बोले, तो लाट गवर्नर हो गई बड़ा का। घर में भी पापा बुला रहे होंगे, बबुआ आव, बबुआ आव, रूस गई बबुआ तो 1 बेरी ना मनब, 2 बेरी ना मनब, 4 बेरी कहल गई तब तो वहीं के पड़ी, कतनो रूसल रहा। ऐसे ही लड़का पूरा धुन दिया जाता है। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, ये तो हम एकदम जान गए हैं। क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है वो तीक्ष्ण गैस होती है। तो तीक्ष्ण गैस होती है तो बस छाप लिया कि तीक्ष्ण गैस होती है। तीक्ष्णता का प्रभाव क्या होता है मनुष्य पर, अब इसके बारे में बता रहे हैं। तो बात करने में बिजी है, 3 गो बेंच बात करने में बिजी है। अब सोच रहे हैं कि अब शांत होगा तो समझाएंगे। जैसे ही देख रहे हैं तो अभी भी कानाफूसी चल रहा है, पलट पलट करके देख रहा है। तो देखोगे तो यही हाल होगा, नहीं तो यही है, टॉपिक यही है। और इसी टॉपिक को पढ़ने के लिए बक्सर पलायन करता है, खूब खुशी खुशी 300 ना 400 देता है। आखिर बक्सर क्यों जाता है? बक्सर इसलिए जाता है ना कि भाई यहाँ के टीचर जो है ना पोडियम पर खड़ा हो जाते हैं, अब पोडियम पर खड़ा होकर के छपवाते हैं। बक्सर जाएंगे तो टीचर हमको एक ही बार पूरा सॉल्यूशन बता देंगे और जो दर्पण सूत्र लाना है वो ला देंगे और खूब बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा तो कोई कारण है नहीं। यहाँ क्या है कि टीचर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे, अब पता चला कि यहीं क्लासरूम में पढ़ करके जा रहे हैं तो 2 स्टेप में फंस गए तो फिर जाएंगे पोडियम के पास, देखेंगे, अच्छा फिर आगे बताएंगे। इसी से बचने के लिए ना बक्सर जाता है, और किस लिए जाता है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ मिल रहा है। इससे बड़ा बड़ा टॉपिक जो है एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है। अब उस पर लेक्चर चल रहा है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं तो पीछे कानाफूसी हो रहा है, बात कर रहा है। अब सोचो, एक तरफ यहाँ पढ़ाई चल रहा है, यहाँ पर फिगर के बारे में डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, इस पर लेक्चर चल रहा है, इस पर जो है वो तर्क वितर्क हो रहा है, अब पीछे बातचीत हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। और तुम्हारा एटीट्यूड यही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। हम देख लिए ना, 2 महीना 3 महीना हो गया कि नहीं समझाते हुए। तो कीचड़ में पत्थर मारा जाएगा तो कीचड़ क्या होगा? अपने पर आएगा। समझने वाला रहेगा तब न समझेगा। तुम समझने वाले हो ही नहीं, समझने वाले होते तो समझते। इतना अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बताया जाता तो वो समझ जाता, लेकिन तुमको कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई से। तुमको मतलब है केवल खेलने से, कूदने से, टाइम पास करने से। घर से केवल बता देते हो कि पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद क्या पढ़ रहे हो वो सर जानते हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हो वो भी सर ही जानते हैं। जैसे ही मंथ लगा तो फीस ला करके बस दे देना है। कुएं का मेढक बस यही जानता है कि संसार कुएं के पानी जितना ही है। समझ में आया? तो कुआं का मेढक कुएं में तैर रहा है तो उसको पता है कि केवल वो कुआं जो है ना वही संसार है, इसके बाहर तो दुनिया है ही नहीं। तो इसके बाहर दुनिया नहीं है तो तुमको लग रहा है, और हम दुनिया दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ढिठाई करोगे कि ना हम कुएं में रहेंगे, हमारा संसार यही है। आप कह रहे हैं कि पढ़ लिख करके इस कुएं से निकला जा सकता है, बाहर की दुनिया में अपना स्थान बनाया जा सकता है, हम नहीं बनाएंगे। तो अभी तो छड़ी चला, लातन मुकन जूतन एड़न सब चलेगा। नहीं तो बस एक ही उपाय है कि अगर तुमको नहीं मानना है तो तुम चले जाओ, तुम भी ठीक रहोगे, हम भी ठीक रहेंगे। जब भी मिलोगे तो हंसी पूर्वक बात होगा, है कि नहीं? मितव्ययिता बनी रहेगी। लेकिन यहाँ हो तब तो सुधारना पड़ेगा। अब तुम समझो कि तुमको करना क्या है। और एक नहीं, ये कई स्टूडेंट्स को बोलते हैं नहीं सुधरना है चले जाओ। तुमको पता नहीं होगा, इंटर फर्स्ट ईयर में हमारे ही यहाँ से 14 स्टूडेंट को भगाए हैं। बानर काट काट के आया था, इधर छोटा छोटा और इधर बड़ा बड़ा, ये पूरा बड़ा बड़ा ऐसे खड़ा किया हुआ। 14 स्टूडेंट को भगाए हैं। अब वो 14 स्टूडेंट गोला पर ही खप गया है, कहीं दूसरी जगह दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि टीचर को कोई मतलब नहीं है, पोडियम पर खड़े हैं, पीछे क्या हो रहा है भाड़ में जाओ। समझ में आया? तो हम यहाँ के हैं ना, यहाँ की मिट्टी से काफ़ी लगाव है। हमको यहाँ की मिट्टी की दुर्गंध बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो दुर्गंधित तुम्हारे व्यवहार से हो रहा है।
तो व्यवहार हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जहाँ बर्दाश्त होगा वहाँ हो रहा है। और नहीं विश्वास हो तो फर्स्ट ईयर वाले आते हैं, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स लोगों से पूछ लेंगे कि सर कितने लोगों को भगाए हैं। पहला दिन है, ऐसे बाल जो है वो काट करके आया है और ऐसे उठाया हुआ आया है और उसको डांट करके भगा दिए। बाल काट लेना तब आना, नहीं तो मत आना। और किसी टीचर को उससे मतलब ही नहीं है। आता है, शर्ट का बटन यहाँ तक खुला रहेगा और चेस्ट पर का बाल दिखेगा, लग रहा है कि हीरो है। वो हीरो है? तो जब बिहार की मिट्टी है ना, तो बिहार की मिट्टी को दुर्गंधित करने का प्रयास करोगे अपने व्यवहार से, तो सुधारने का तो दम हम रखते हैं, अगर क्लासरूम में हो तब। समझ में आया? माँ बाप की बात नहीं मानोगे, गुरु की बात नहीं मानोगे, उपाय है, बहुत सारा उपाय है। और ये एक की बात नहीं कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो। और खैर हम तो इसके लिए बदनाम ही हैं। बताए भी थे कि डेहरी हाई स्कूल में गए थे ना, तो डेहरी हाई स्कूल में बच्चा देख के बोल दिया, अरे ये तो बच्चों को मारते हैं। दुलारी पुचकारी तारा के बबुआ नहीं खाना कि तारा के गोदी में लेके ओले 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 बबुआ मान जा, ओले ओले बबुआ याद करके आओ। ये सब थोड़े ना होगा हमसे। सोच लो डेहरी कहाँ है, हम तो जानते भी नहीं थे कि डेहरी कहाँ है। और डेहरी हाई स्कूल में गए तो ऐसे ही बता रहा है कि ये धीरज सर है, तो बच्चों को मारते हैं, नहीं याद करने पर मारते हैं। बढ़िया है, करो ऐसे ही। और मारते हैं, जिसको पढ़ना होता है वो आता है, जिसको नहीं पढ़ना होता है वो गायब हो जाता है, फिक्स है। जिसको अपने आचरण में सुधार करना होता है वो आता है। हम बच्चों से कांटेक्ट नहीं करते हैं। हमको डर नहीं है कि अगर हम एगो को मारेंगे तो 4 को ले करके जाएगा, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको पता है कि एक मछली सारा तालाब गंदा कर सकती है, एक अभी ढिठाई कर रहा है, उसके बगल में भी ढिठाई कर रहा है, बोल रहे हैं दोनों को उठने के लिए कोई उठ ही नहीं रहा है, तो हम मेन जड़ ही काट देंगे। जो जड़ खराब है उसी को पनिशमेंट करेंगे। समझ में आया? पनिशमेंट उसी को देंगे, क्योंकि उसको देख करके दूसरा फिर वही एटीट्यूड अपना रहा है। तुमको लग रहा है कि तुमको पनिश किया गया होगा, इसको क्यों नहीं, या ये ध्यान में भी न रहे तुम्हारे, लेकिन मेन जड़ तुम ही हो। तुम वैसा एटीट्यूड दिखाए तब न्यू स्टूडेंट वैसा एटीट्यूड दिखाए, और वो हम होने ही नहीं देंगे। क्योंकि हम डायरेक्ट जानते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो हम उस मछली को ही निकाल फेंकेंगे या सुधार देंगे। अब तुम किस में जाना चाहते हो तुम समझना। और अभी तो तुम हो, बाकायदा आने वाले समय में भी, अभी आने वाला समय बहुत टफ होने वाला है तुम लोगों के लिए। बार बार बता रहे हैं, टफ इस बात के लिए होने वाला है क्योंकि हमारा व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल जाएगा। और दूसरी चीज, फायदा इस बात का होने वाला है कि जितना हम मेहनत कर देंगे उतना तुम किसी जीवन में मेहनत नहीं कर सकते हो। अवकलन का सूत्र क्लास में याद करवाए ना। हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि साइंस का एक भी टॉपिक तुमसे छूटेगा नहीं जो बोर्ड मॉडल है, क्लास में याद करवा देंगे। अपने भी बोलेंगे, तुमको भी बोलेंगे, और याद करवा देंगे यही क्लास में। तुम पीछे हट जाओगे, हम नहीं पीछे हटेंगे। समझ में आया? लेकिन तुम पढ़ना चाहोगे तब। हम जिस डेहरी गांव के बारे में जानते नहीं है, वहां पर बच्चे जानते हैं कि मारते हैं, और फिर भी जिसको पढ़ना है वो आता है, तो पढ़ने वाला स्टूडेंट कहीं नहीं जाएगा। हमको भगाने में थोड़ा सा भी देर नहीं है, अगर जहां एटीट्यूड नहीं बदला तो। ये लास्ट वार्निंग ही समझना, सबको बता रहे हैं, नहीं तो अंतिम समय में तो भागोगे। नवंबर तुम लोगों का अंतिम घड़ी होता है, पहले भी बताए थे 11th क्लास में भी, कि जिसको टिकना होता है वो टिकता है, नहीं तो भाग ही जाता है। 12th क्लास में आ गए और व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो खाक 12th क्लास में आए हो, क्या पढ़ रहे हो? शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व यही होता है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। कोई बात नहीं, समीकरण 3 से देखेंगे, रोज एक ही चीज। एक दिन और पूरा क्लास तुम लोगों का बर्बाद हुआ था। अरे बेवकूफ, तुमको समझना चाहिए, तुम 10+2 में हो, तुमसे बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तुमको समझाने के लिए तुम्हारे सिलेबस को रोक करके तुमको समझाते हैं, 2-2.5 घंटा समझाए फिर भी नहीं समझा, वही एटीट्यूड। आज के क्लास में भी अभी केमिस्ट्री में डिस्टर्ब किया, सोचे कि फिर बोलेंगे दिक्कत होगा, चलो नोट करो, पर एटीट्यूड तुम्हारा बदलने वाला ही नहीं है। आदमी कितना इग्नोर करेगा? तुमको समझाओ और ना समझाओ दोनों बराबर है। तुमको समझाने के चक्कर में हमको जाना है यहाँ से 2:15 पर, तो जाते हैं 3 बजे जाना, और कहीं पर तो तुमको कोई ऐसे बोलेगा और कुछ करेगा। टाइम भी अगर एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो एक्यूरेट टाइम पर छोड़ दिया जाएगा। तुम्हारा टॉपिक पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, आउट, जाओ बाहर, छुट्टी हो गया, नेक्स्ट बैच आएगा। तुम लोग जिस लायक हो उस लायक तुमको मिल भी जाते हैं। मेन चीज है कि कदर करना तो तुम जानते ही नहीं हो। समीकरण 3 में देखेंगे, समीकरण 3 में मान रखेंगे एपी जो है वो क्या है,
AP जो है वो वस्तु की दूरी है। ध्यान से देखना, समीकरण 3 में AP जो है वो क्या है, वस्तु की दूरी है, इसको माइनस यू से सूचित करते हैं। तो माइनस यू, प्लस है तो प्लस, PC जो है वो वक्रता त्रिज्या है, इसको कैपिटल R से सूचित करते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल R, और बटा में PC जो है वो कैपिटल R है तो कैपिटल R, माइनस है तो माइनस, और PA डैश जो है वह क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, इसको V से सूचित करते हैं, इज इक्वल टू PF जो है वो फोकस दूरी है, और PF जो है वो फोकस दूरी का मान रखने के बाद PA डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो इसको V से सूचित करेंगे। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस आर और इंटू एफ माइनस भी, और एफ इंटू आर माइनस भी, गुणा करते हैं तो माइनस यू एफ और माइनस माइनस प्लस यू भी, प्लस आर एफ और प्लस माइनस माइनस आर भी, इज इक्वल टू एफ आर और प्लस माइनस माइनस भी आर। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसमें देखो तो कुछ मान कटने वाला है, ये देखो एफ आर और ये एफ आर प्लस प्लस है, कट जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या है, माइनस आर भी, और हाँ बोलो कहाँ पर देखते हैं, u और f तो यू एफ और माइनस माइनस प्लस यू भी, प्लस 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 आर एफ और प्लस माइनस माइनस आर भी, प्लस प्लस एफ आर और प्लस माइनस माइनस भी एफ, तो ये कितना हो जाएगा, भी एफ। अब ये कट गया ना, अब देखा जाए ये क्या होगा, यू एफ प्लस यू भी माइनस आर भी, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भी एफ इज इक्वल टू 0, माइनस है तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा भी एफ। अब बताओ, अब इसमें कुछ कटने वाला है, आर बराबर क्या होता है, एफ बराबर आर बाई 2, तो देखा जाए चूंकि एफ बराबर आर बाई 2, तो इसलिए आर बराबर 2f। अब इसका उपयोग कर सकते हैं, तो जहां आर है वहां 2f का यूज करेंगे, माइनस यू एफ यू भी, और आर के जगह पर 2f, तो 2f भी, और प्लस क्या हो जाएगा, भी एफ इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? अब ये आर के जगह पर हमने क्या रख दिया, 2f, और ये हो गया भी, अब प्लस क्या हो गया, भी एफ इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 भी एफ में से 1 भी एफ माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू एफ यू भी, और यहाँ बचेगा माइनस भी एफ और इज इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा? अब ये u भी को इधर ही छोड़ेंगे, तो ये हो गया u और v, और ये माइनस माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यू एफ और भी एफ। अब दोनों ही पक्षों को किससे भाग देंगे, u भी f से, तो दोनों ओर किससे भाग देने पर, दोनों ओर u f भी से भाग देने पर, रिलेशन भी तो इसी में ना दिखाना है, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, u भी बटे में u भी f, और यू एफ बटे में यू भी एफ, और भी एफ बटे में यू भी एफ। अब देखो यू एफ से यू एफ कट गया, भी एफ से भी एफ कट गया, यू भी से यू भी कट गया, बचा 1 बटे में एफ, और यहाँ क्या बचा, 1 बटे में भी, और यहाँ क्या बचा, 1 बटे में यू, तो 1 बटे में एफ बराबर 1 बटे में भी जोड़ 1 बटे में यू। यही क्या है, दर्पण सूत्र है। सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, हुआ ना? नोट किया जाए, कोई दिक्कत, नोट किया जाए, और इसके आगे अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही, जल्दी से नोट कीजिए।